Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 19th of February 2024. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको बता दूं कि इस लेक्चर को करने का मकसद क्या है। इसके अंदर हम जो है कुछ एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि इंग्लिश ऐसे है, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर हमारा सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ जो जर्नल कैटेगरी के टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी और साथ में आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए और दूसरा जो है इंटरव्यू पर पर्सपेक्टिव में भी। ठीक है, तो इन एरियाज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। डाटा तो इसके अंदर होगा जो हमारे कंपेरेटिव एग्जाम जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, या इसके अलावा जैसे इंटरव्यूज हैं या दूसरे कोई भी कंप्लीट एग्जाम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव में जो डाटा है वो आपके साथ जो है इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा एंड स्पेशली जो मेन आइडिया है वो आपको कन्वे किया जाएगा। ये रहा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इसके अंदर 1, 2 एंड 3 ये 3 एडिटोरियल्स जो हैं ये मैं इस लेक्चर के अंदर आपके साथ जो है एनालिसिस इनका करूंगा। और इसी जिस तरह से हम इन एडिटोरियल्स को एनालिसिस करते हैं इसी तरह से ये दूसरा वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन है ओपिनियंस का, इसको भी एनालाइज करेंगे। और इसके लिए आपको क्या है 1, 2, 3, 4 4 ओपिनियंस हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी जो आप इस नंबर पर करवा सकते हैं। 2023 तक जो है दे आर फ्री और 2024 से ऑनवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और इसकी जो प्राइस रखी है हमने सेट की है करंटली 1000 पर मंथ रखी है, जो कि बहुत ही लो है, डेट वेरी मच लो हमने प्राइस रखी है ताकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और उसके बाद और क्या क्या है आपके लिए, पीडीएफ लिंक है इस चैनल टुडे लेक्चर का, डिस्क्रिप्शन के अंदर न्यूज़पेपर का लिंक है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स इसके बना देंगे, जो भी आप सुनना चाहें पहले उसको सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पेन ग्रेविटी फैमिली, आप लोगों ने कमेंट करके अपना फीडबैक देना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, रफा इज अ सिटी, किस मुल्क का ये सिटी है ये आप लोगों ने बताना है। सो दी फर्स्ट एडिटोरियल, पीएमएल चैलेंज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चैलेंज अब क्या हो रहा है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, नई गवर्नमेंट जो है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है और उसके अंदर काफी जो हर्डल्स आ रहे हैं। हर्डल्स सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर पार्टी है वो मेजोरिटी सीट्स हासिल नहीं कर सकी, यानी कि इतनी सीट्स हासिल नहीं कर सकी कि वो क्या कर सके, अकेली गवर्नमेंट बना सके। तो लिहाजा उसको किसी दूसरी जो मिनोरिटी सीट्स वाली पार्टीज हैं, या सॉरी माइनॉरिटी से मुराद मेरे यहाँ पर थोड़ी सीट वाली, तो दूसरी किसी पार्टी से मिलकर क्या करना है, उनको गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और उसमें अब क्या है, पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा। तो यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है चैलेंज है। तो कवर इसके अंदर क्या क्या करेंगे कि अब इस स्टेज पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब ये है नो डिजायर टू क्लेम पावर, वो अब जो है ना वो अपनी उसकी ख्वाहिश जो थी ना गवर्नमेंट बनाने की वो उससे दस्तबरदार होती हुई नजर आ रही है। वो चाह रही है कि मैं गवर्नमेंट ना बनाऊं। उसकी वजह क्या है, उसकी कुछ काफी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि इलेक्शंस तो हो गए हैं, लेकिन इलेक्शंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो वो कह रहे हैं हम जरूर दब्बा अपने माथे के ऊपर लगाकर, कालक लगाकर हम गवर्नमेंट में आए, तो इससे बेहतर है हम आए ही ना। दूसरा, इकोनॉमी की कंडीशन इतनी बुरी है कि नई गवर्नमेंट को आते ही आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा पैकेज लेने के लिए, तरले डालने पड़ेंगे उनके। तो वो कहते हैं इन दोनों सूरत हाल को देखकर जो है वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो उन्होंने ऑफर दी थी कि हम मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, वो ऑफर भी जो है उसके ऊपर भी जो है इनकी निगोशिएशन नहीं हो पा रही। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए अब चैलेंज बन चुका है कि वो पावर में आए या ना आए। तो अब राइटर क्या लिखता है वो भी हल्का सा देख लेते हैं।
वो बात इस तरह से शुरू करता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने एक्स जो ट्विटर है उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें वगैरह की और उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिशियंस है ना उनको काफी चैलेंजेस का सामना है नई गवर्नमेंट बनाने के लिए इस्लामाबाद में। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसको अब कोई डिजायर नहीं रही कि वो क्लेम करे पावर का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ वो मिलकर बनाना चाहते थे गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी उस एक्सचेंज में कि हम इस्लामाबाद में सेंटर में आपकी गवर्नमेंट बना देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में आप लोगों को जो हाई ऑफिसेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनमें से हमको आपको कुछ देनी पड़ेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह लें या प्रेसिडेंट कह लें, वो हमें आप देना पड़ेगा, या और जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो देनी पड़ेंगी। और साथ साथ जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाने को आप लोगों को मानना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट बनाए। तो ये कुछ सूरत हाल थी। तो कहता है इस वजह से क्या हुआ, अब ये चैलेंज बन गया इनके लिए और ये पीछे हट गए कि एक तो हमको ज्यादा ही पावर जो है शेयर कर देनी पड़ेगा, और दूसरा जो है इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी जो मैंने अभी आपको बताई। तो इन चीजों से लेकर तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीछे हट रही है अपनी उस डिजायर से कि हम जो है गवर्नमेंट बनाए। तो आगे राइटर ये कहता है कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसीज है ना जहां भी दुनिया के अंदर है वहां पे इस तरह तो होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। यहाँ पर वो इंडिया की एग्जांपल देता है कि कांग्रेस जो थी उसने सपोर्ट किया मिनोरिटी के जो जनता दल गवर्नमेंट थी इन 1990s के अंदर, उनको सपोर्ट कर दिया था उन्होंने। और जाकर वो उन्होंने ये यानी कि 1990s के अंदर ये काम इंडिया के अंदर भी हुआ था कि जो मिनोरिटी जनता दल है गवर्नमेंट उनको उन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। ठीक है। अब यहां पर जो है एक चीज है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंपॉर्टेंट वन है, ये तो बातें हैं ना, तो ये कंसेप्ट जो है ये अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं ये क्या है। और यहाँ पर राइटर ये कहता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इनको चाहिए कि ये निगोशिएट करें, ठीक है ना, और गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन वो कहता है कि बेशक जो डाइवर्जेंट इनके है ना यानी कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तरह से काम करना चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो और तरह से काम करना चाहती है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान जो है ना डिफरेंट जो इनकी अप्रोचेस है ना, डिफरेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इनकी वजह से क्या हो सकता है कि स्लो डाउन हो सकता है लेजिस्लेटिव के अंदर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। तो किसी भी किस्म की जब ये गवर्नमेंट में दोनों बंदे हों, दोनों पार्टीज होंगी, तो ये अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहेंगी या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करना चाहेंगी तो काफी मुश्किलात हो सकती हैं और स्पीड भी स्लो हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया जो एडिटोरियल के अंदर डिस्कस हुआ था। अब यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज किया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज। या यहाँ पर होता ही है इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर आप लोगों को इस तरह से गवर्नमेंट बनानी ही पड़ती है मिलजुल कर, अगर किसी के पास मेजोरिटी सीट्स ना हो। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर, तो ये एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस दोनों को मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं क्योंकि आपको इसका पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत अब पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, जहां पर क्या होता है तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है ना स्टेट की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वो एग्जेक्टिव हेड होता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। किसके अंदर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं होता, उसके अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो जो होता है एग्जेक्टिव हेड होता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं वो प्रेसिडेंट देखता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर देखता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सी चल रही है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, और जितने भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो किसके पास है? वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो यहां तक तो बात होगी पाकिस्तान की। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो आपको क्लैरिटी दे देता हूं। ये देखें जी आपके सामने, ये है वोटर्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और ये है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के वोटर्स। अब ये पार्लियामेंट्री जो पाकिस्तान के अंदर है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वोटर्स हैं ये वोट देते हैं एमएनए और एमपीए को चूज करते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, जैसे कि नेशनल असेंबली है हमारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन बंदों को चूज कर लिया। अब इन बंदों के अंदर से क्या किया जाता है, चीफ एग्जेक्टिव जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। कौन से? इस ये होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर से चीफ एग्जेक्टिव बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। यानी कि अब जो है आपके सामने जैसे पाकिस्तान का सिनेरियो देख लो, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है,
पाकिस्तान पीपल पार्टी, अगर ये मिल जाते हैं एक तरफ, जो ये अपना एक बंदा जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, दूसरी तरफ जो है पीटीआई वाले हैं या कोई और मिल जाते हैं तो वो भी अपना एक बंदा नॉमिनेट कर देंगे, फिर ये वोट करेंगे आपस में, और फिर जिसके वोट्स ज्यादा होंगे उसका बंदा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया जी। तो ये कहाँ पे होता है कि वोटर्स ये काम नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर को चूज नहीं करते, वोटर्स चूज करते हैं, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच के बंदे हैं, एमएनए एमपी, उनको चूज करते हैं, और ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो होता है, वोटर्स जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को भी सिलेक्ट करते हैं, और साथ साथ जो प्रेसिडेंट चीफ एग्जेक्टिव होता है, यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो उसको भी वोटर्स ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो दैट इज प्रेसिडेंशियल जो है डेमोक्रेसी वहां पर है। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस। और यहाँ पर जो आपका प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, और यहाँ पर एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो होता है वो पावरफुल होता है। और यहाँ पर एक हल्की सी चीज मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी बता दूं कि जो इस्लाम में नो डाउट खिलाफत सिस्टम है, लेकिन अगर हम इन डेमोक्रेसीज के चक्कर में देखें तो जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है दैट इज वेरी नियर टू इस्लाम के, बड़े नियर, बड़ी नजदीक है जिस तरह से इस्लाम का कंसेप्ट है। और इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि एक बंदे को पावर दे दो और उसके हाथ खोल दो, और उसको पावर दे दो और उसको कहो लो भाई सिस्टम को चलाओ, और वो सिस्टम को चलाए। अगर वो कहीं पर गलत करता है तो उससे पूछा जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, लेकिन कम से कम ये तो पता हो कि भाई गलत करने वाला कौन सा बंदा है, जिम्मेदारी किसको दी गई है, किसी को पता तो हो कि जिम्मेदारी मुझको मिली है, मैं जिम्मेदार हूं सारे मामले का। तो ये है इस्लाम के अंदर कि एक बंदे को जिम्मेदार बना दो, उसको लीडर बना लो, उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसके हाथ खोल दो, उसको पावर्स दे दो, उसको काम करने दो। अगर वो गलत करता है तो जिस तरह से प्रेसिडेंट अपना अमेरिका के अंदर है इम्पीचमेंट का सिस्टम, तो उस तरह उसका लागू करो। ये इस्लामिक सिस्टम नहीं है बट इज वेरी क्लोज टू जो खिलाफत सिस्टम है उसके बड़ा क्लोज है ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो। ठीक हो गया जी। और यही चीज अगर अब जो मैंने अभी आपको बताई है, तो ये सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं आपके लेजिस्लेटिव को, और वो इलेक्ट करता है आपके एग्जेक्टिव को, जिसको हम पीएम कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और यहाँ पर सिटीजन जो है वो लेजिस्लेटिव को करते हैं और एग्जेक्टिव को भी, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज। और यही चीज जो है इन वर्ड्स के अंदर लिखी है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको पॉज कर लेना है और इसको खुद से पढ़ लेना है। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है ऊपर वाली डिस्कशन के अंदर। सो जी, पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं तो डेमोक्रेसी आपके साथ डिस्कस की गई पाकिस्तान में, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है ये आपको एक्सप्लेन किया गया इस एडिटोरियल के अंदर। ये एक पिक्चर है जो कि इस ना एडिटोरियल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अलहदा से डान की पिक्चर है। तो ये नेक्स्ट एडिटोरियल में जाने से पहले ये आप एक दफा देख लें। आई स्पोर्ट सीज फायर कौन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, यूएसए, गजा की बात कर रहे हैं जी। गजा में आपको पता है इस वक्त जंग लगी हुई है, तो गजा की बात हो रही है, और यूएसए कह रहा है, क्या कह रहा है, आई स्पोर्ट सीज फायर। और नीचे से आप देखें उसके टांग के साथ क्या कर रहा है, इसराइल को जो वो थैंक यू बडी कह रहा है, इसराइल को वो वेपन्स की सप्लाई कर रहा है, फॉरन जो एड वगैरह की सप्लाई कर रहा है। सो दैट इज डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और इसके अलावा एक और भी चीज है कि अभी जो है रिसेंटली न्यूज आ रही है, वो ये आ रही है कि यूएनओ के अंदर दोबारा से जो है इस चीज के ऊपर कोशिश की जा रही है कि सीज फायर का जो है एक रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है पेश किया जाए। और यहाँ पर जो है यूएसए ने सीधा सीधा वीटो का इशारा दे दिया कि अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है इसकी बात करते हैं कि हम लोग फलस्तीन के में सीज फायर करवाई जाए, तो आई विल वीटो, मैं वीटो कर दूंगा उसको। तो ये है इसके जो है डबल स्टैंडर्ड्स जो है दुनिया के, किस तरह से ये दुनिया चल रही है अपने पर्सपेक्टिव, अपने जो बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए, कहती कुछ है करती कुछ है। बहरहाल, तो सेकंड आपका जो एडिटोरियल होगा डेमोक्रेसी डिक्लाइन। डेमोक्रेसी डिक्लाइन के अंदर वो बात जो ये करता है राइटर कि बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना उसका जो ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड जा रहा है। और यहाँ पर वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात आपके साथ करता है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसका भी जो ग्राफ है वो नीचे को जा रहा है।
डिक्लाइन जा शो हो रहा है कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है, और उसके फिर आपके साथ वो बताता है कि वाई, क्यों ऐसा क्यों पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। वो मुख्तलिफ जो मेन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को देखकर वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता है। तो ये होगा इस एडिटोरियल के अंदर। डेमोक्रेसी कहता है अराउंड द वर्ल्ड इज ऑन डिक्लाइन, पूरी दुनिया के अंदर डिक्लाइन में है। और यहाँ पर वो डिस्कस करता है इकोनॉमिस्ट की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट। इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट है जिसका टाइटल है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर वो डिस्कस करता है कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान की जब वो बात करता है तो कहता है पाकिस्तान 11 पॉइंट्स जो है ना, प्रीवियस अपने जो उसके पॉइंट्स थे उससे 11 पॉइंट्स नीचे आ गया है। तो होता ये है बेसिकली अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जैसे 10 नंबर रखते हैं और फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कंपैरिजन करते हैं, और फिर कंपैरिजन करने के बाद उन मुल्कों को क्या करते हैं, कंट्रीज को नंबर देते हैं, फिर उनकी रैंकिंग करते हैं और फिर पता चलता है कि किस मुल्क में क्या लेवल है। तो पाकिस्तान का जो लेवल है उसके मुताबिक ये कहता है कि 11 पॉइंट्स जो है वो नीचे गिर गया है। और पाकिस्तान ने स्कोर कितना किया है, 3.25 स्कोर किया है आउट ऑफ 10। ठीक है ना। और प्रीवियस वन जो था वो 4.13 था। ठीक है। और अटेन मैक्सिमम पाकिस्तान ने आजकल 4.63 मैक्सिमम अटेन किया था 2013 एंड 2014 के अंदर। तो इन पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है आपको पेपर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये चीजें आती रहती हैं। आपके पास इतना जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की जो सूरत हाल नजर आई है उसको देखकर ये इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड गया है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर। और इसके साथ साथ कहा गया कि पाकिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में से एक है। जैसे तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान नाइजर और गैबन के बाद, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आ रहा है। अब क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि पाकिस्तान क्यों ऐसा है, क्यों इसका जो ग्राफ है जो वो नीचे जा रहा है, तो उसमें बेशुमार जो है रीजंस हैं। तो वो आप ये सारे के सारे क्या हैं, ये हर्डल्स हैं डेमोक्रेसी के पाकिस्तान के अंदर। तो डेमोक्रेसी का जो ऐसे है जिसके आप हर्डल्स डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि द एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज ए क्रिटिकल फैक्टर, ये है सबसे पहला कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है क्रिटिकल फैक्टर कि एस्टेब्लिशमेंट अपना काम नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है। आगे वो कहते हैं फ्री होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो पोल्स हुए हैं ना अभी जो 2024 के अंदर हुए हैं 8 फरवरी को, तो कहते हैं फार फ्रॉम बीइंग फ्री एंड फेयर और कम्पिटेटिव, वो फ्री एंड फेयर है ही नहीं, और फ्री एंड फेयर ही डेमोक्रेसी के लिए चाहिए। तो ये भी रीजन है। और इन इलेक्शंस के अंदर वो कहते हैं हमने क्या देखा, एलिगेशंस इल्जाम लगा प्री पोल रिगिंग, यानी कि इलेक्शन से पहले जो है रिगिंग धांधली करवाएगी। वो किस तरह से करवाई जाती है, जैसे कि पीटीआई का क्रैकडाउन किया गया, उनको कंपेन ना करने दी गई, उनको जो है नॉमिनेशन पेपर्स उनके कैंडिडेट्स को जमा ना करवाने दिए गए, उनको प्रेशराइज किया गया कि वो पार्टियां चेंज कर लें, पार्टी को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। फिर जो है उनसे उनका जो इलेक्टोरल सिंबल ले लिया गया, उनको इंडिपेंडेंट जो है वो आना पड़ा। तो ये सारी होती है प्री पोलिंग। उसके बाद जो रिजल्ट्स बने उसके अंदर मैनिपुलेशन की गई, जैसे कि फॉर्म 47 जो है वो और फॉर्म 45 जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है और जो है रिटर्निंग ऑफिसर देता है, इनके रिजल्ट आपस में मैच नहीं हो रहे। और मिलिट्री की जो इंटरफेरेंस है वो जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये कहता है ये सारी चीजें होने के बाद मार्किंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन आवर हिस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है ये इलेक्शंस बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखकर फिर पाकिस्तान की रैंकिंग डाउन जाती है। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं इलेक्शंस वाले दिन, आपको पता है नॉर्थन एरियाज की तरफ केपे की वाली साइड पे ये चीज होगी। फिर उसके बाद लीगल डिसीजन जो दिया गया पीटीआई को जो है इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया, ये हो गया। वायलेंस जो मैंने अभी आपको बताई कैंडिडेट्स के अगेंस्ट वो हुई, और मीडिया की सेंसरशिप हुई। तो ये सारे की सारी चीजें क्या हैं, ये करती हैं हिट डेमोक्रेसी को, ये है हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। और ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का ग्राफ जो है पॉइंट्स जो है वो नीचे गिर गए हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब फॉरेन ऑफिस क्या रिप्लाई देता है पाकिस्तान का इन जो इल्जामात कह लें या इन पॉइंट्स के ऊपर, वो कहता है डिसमिस करता है वो इसको, डिसमिसल ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है डेमोक्रेसी को लेकर उसको वो कहता है नहीं ये बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा जो है फॉरेन ऑफिस जो है वो ये हाईलाइट करता है कि वुमेन ने और यंग वोटर्स ने बड़े वोट डाले हैं, पार्टिसिपेट किया है जी, बड़ा अच्छा काम हुआ है, डेमोक्रेसी की जो डिमांड है, लेकिन टर्न आउट की बात नहीं करता।
ठीक है ना। हालांकि डेमोक्रेसी तो डिमांड करती है ज्यादा टर्न आउट, लेकिन वो क्या कह रहे हैं जी, बड़ा औरतें भी आई हैं, यंग वोटर्स भी आई है, लेकिन टर्न आउट की डिमांड नहीं बताई गई। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डिमांड वो करती है टर्न आउट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो, यानी कि एंड द एबिलिटी फॉर पावर टू चेंज हैंड्स थ्रू द विल ऑफ द पीपल, और जिस तरह जिसको लोग चूज करें उसको पावर दी जाए, ये है डिमांड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीजें वो इसके अंदर डिस्कस करता है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो डेमोक्रेसी की हमने बात की, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसका ग्राफ डाउनवर्ड और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए, और क्यों है वो हर्डल्स आपको बता दिए मैंने इसके अंदर के क्या क्या हर्डल्स हैं, उनको आप पाकिस्तान डेमोक्रेसी के हर्डल्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। लास्ट आपका एडिटोरियल है बैनिंग फेस्टिविटी, इसके अंदर क्या है, बसन्नत की बात करता है, काइट फ्लाइंग जिसको आप लोग कहते हैं, कि वो जो है बैन कर दी गई है, तो क्यों कर दी गई है, तो क्या होना चाहिए, तो इस चीज के ऊपर वो डिस्कशन करता है। तो बसन्नत आपको पता है, सादा अल्फाज के अंदर कहूँ तो ये लोग छतों पर चढ़ के ये पतंगे उड़ा रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना, और ये पतंगे परचेज भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। और ये जो है कम्बिनेशन है जी, एक तो आपके पास काइट होती है और दूसरा जिसको हम डोर कहते हैं, ये वाली चरखियाँ वगैरह, पिन्ने वगैरह, जो अब हम छोटे थे तो हम भी उड़ाते थे, उस वक्त बसन्नत भी हुआ करती थी, अब तो बाहर इन्होंने बंद कर दी है। तो इसके ऊपर वो जो एडिटोरियल वाला लिखता है, तो लिखता क्या है, लिखता वो ये है कि स्टेट ने बैन कर दिया है काइट फ्लाइंग को पब्लिक सेफ्टी के लिए। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या किया है, इसको बैन कर दिया है कि आज के बाद कोई पतंग नहीं उड़ाएगा, अगर कोई उड़ाता तो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। अब इसमें जो है पब्लिक सेफ्टी कैसे होगी, पब्लिक सेफ्टी ऐसे होगी, तो जो काइट स्ट्रिंग्स हैं, जो डोर वगैरह है, वो जो इस्तेमाल होती है पतंग को उड़ाने के लिए, उसके ऊपर क्या दिया जाता है, ग्लास जो है, शीशा जो होता है ना, उसको पीस करना, तो वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ताकि जो आपको पता है पेचा वगैरह करते हैं तो अगले की पतंग जो है वो कट जाए, अगले की डोर कट जाए अपनी तेज रखने के लिए, तो कैन बी डेडली। तो ये जो चीजें होती हैं डेड, अब ये होता कैसे, होता ऐसे है कि डोर कट गई, पतंग कट गई, तो वो जा रही है, तो वो जो उसकी स्ट्रिंग है, जो डोर है, वो रास्ते पर है, मोटर सड़क के ऊपर आ गया, तो सड़क से कोई बाइक पर जा रहा है, उसके गले में उसकी फिर की तार, उसका गला कट देगा, और इस तरह के बेशुमार जो हैं वाकयात जो हैं सिटीज के अंदर हुए हैं। तो एक तो चीज ये होगी, दूसरा एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग बड़ी होती है, उस दिन लोग हवाई फायरिंग करते हैं जिससे लोग जख्मी हो जाते हैं। तो इन चीजों को लेकर जो है पब्लिक सेफ्टी के लिए फिर इसको बंद ही कर दिया गया, तो ये है एक चीज। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जो इसको बसन्नत को बंद किया गया है ना, वो है कंजर्वेटिव एलिमेंट्स जो है ना हमारे मुआशरे के अंदर, उन्होंने इसको बंद करवाया है। क्यों कंजर्वेटिव एलिमेंट्स, ये कहते हैं कि ये जो पतंगबाजी है, ये जो काइट फ्लाइंग बसन्नत वगैरह है, ये इस्लामी त्यौहार नहीं है, ये पाकिस्तान इस्लाम का त्यौहार नहीं है, ये किसी का हिंदुओं का है, ये जिसका भी है, इस्लाम का बहरहाल इसके कोई तल्लक नहीं है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो कहते हैं ये भी परसेप्शन है। बहरहाल ये दोनों बातों के बाद वो ये कहता है, जो एडिटोरियल लिखने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पतंग है ना बसन्नत, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, और पाकिस्तान जो इस वक्त जो है आपको पता है, पाकिस्तान एक जॉयलेस कंट्री बन चुका है, यहाँ पर जो है बहुत कम चीजें ऐसी रह गई हैं जिससे आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कहता है बसन्नत एक एक थी, आपने वो भी बंद कर दी है, ठीक है। तो लिहाजा क्या किया जाए, आप जो है पब्लिक सेफ्टी जो है इंश्योर करें लोगों की। पहले इससे क्या करें आप, तो ये जो स्ट्रिंग बनाई जाती है, जो डोर बनाई जाती है, इसको मैन्युफैक्चर करने वालों को जो है उनको आप चेकआउट करें कि वो ज्यादा डेंजरस किस्म की ना बनाएं, नॉर्मल बनाएं। दूसरा जो हवाई फायरिंग की जाती है, इसको आप लोग काउंटर करें, ठीक है ना। जो नहीं बाज आते, जो क्राइम करते हैं, उनको आप लोग सजा दें। तो इस तरह के काम करके आप इस तरह करें, इंश्योर करें पब्लिक की सेफ्टी को, और उसके बाद इसको क्या करें, इसका बैन खत्म कर दें, ताकि लोग इसको उड़ाएं और इंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही लोग जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। तो यहाँ पर ये राइटर कह देता है, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, आप इसके लिए ना जो स्पेशल एरिया जो है उनको फिक्स कर सकते हैं, यानी कि जैसे अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज में आप इसको सेटिंग कर दें। अर्बन एरियाज के अंदर तो अल्टीमेटली जब ये डोर कटेगी, जीटी रोड के ऊपर जाएगी, लोग बाइक वाले हैं उनके गले कटेंगे ही कटेंगे, आप रोक नहीं सकते, एरियल फायरिंग भी होगी। तो आप इसको ऐसे करें, जैसे रूरल एरियाज हैं, खुले एरियाज हैं, वहां पर कोई स्पेशल पॉइंट जो है फिक्स कर दें हर सिटी के लिए, कि जिसने पतंगबाजी करनी है वो यहाँ पर आए और पतंग उड़ा ले। और उसको इस तरह से भी हो सकता है, ये मेरा एक व्यू है, गलत भी हो सकता है, तो ये मेरा एक ओपिनियन है कि इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं,
रेगुलराइज कर सकते हैं। बहरहाल पेपर पर्सपेक्टिव में जाएं तो सोशल इश्यूज, ये भी आपका एक सोशल इशू है जिस तरह दूसरे इश्यूज हैं। तो सोशल इश्यूज के ऊपर आप हमेशा जब भी डिस्कस करेंगे तो अदर साइड ऑफ द पिक्चर आपने देखनी है, पिक्चर का दूसरा रुख आपने जरूर देखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि हर्डल्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ये अप्रोच की आपकी होनी चाहिए हर एक सोशल इश्यूज के ऊपर, वो कोई भी हो। चाइल्ड लेबर हो सकता है, स्मगल अपना ड्रग्स हो सकती है, वुमेन राइट्स हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, सैनिटेशन हो सकती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो सकती हैं। कोई भी सोशल इशू जो है वो उसके ऊपर आपने दोनों साइड्स देखनी है पिक्चर की, इधर वाली भी और इधर वाली भी, और उसके हर्डल्स क्या हैं वो देखने हैं। हर्डल्स को उल्टा कर दें तो आपके सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, काजेज इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो जी, ये रहा आपका जो टू डे एडिटोरियल से उनका एनालिसिस, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।